जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए लगातार हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो आज फिर से हम लोग जीके जिसमें 38 प्रश्न यानी कि प्रैक्टिस नंबर 11 करने वाले हैं। ये बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरे क्वेश्चन कीजिए, लास्ट में बताइए कि आपने कितना स्कोर किया। एक बेहतरीन स्कोर आपका होना चाहिए क्योंकि आप दोबारा पेपर देने वाले हैं, तो एक अच्छा स्कोर आप लोग करेंगे। बिना देरी की शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा? पहला क्वेश्चन यूपी जीके से उठाया है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? सौज झील मैनपुरी, शेखा झील अलीगढ़, बखीरा झील संत कबीर नगर, सरसाई झील आगरा। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ये आपका ये गलत है। क्यों? जो सरसई झील है आपको याद रखना, ये इटावा में है। कहाँ पर दोस्तों? ये इटावा में पड़ती है, इटावा में देखने को मिलती है। ठीक है, तो याद रखेंगे डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, डी राइट आंसर होगा, ये हमको सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जनपद में है? तो मयूर संरक्षण केंद्र अगर पूछा जाता है तो याद रखेंगे ये मथुरा यानी कि वृंदावन बोलेंगे, मथुरा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, मथुरा में पड़ता है। क्वेश्चन अगला देखिए, निम्नलिखित में से वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? वर्षा ऋतु में कहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है उत्तर प्रदेश के। कई बार इसमें भाग पूछ लेता, तो यूपी का अगर भाग पूछे जाए तो पूर्वी भाग में होती है। किस भाग में दोस्तों? पूर्वी भाग में। किस भाग में? पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, अगर आपका जिला पूछा जाता है तो गोरखपुर राइट आंसर होगा। कौन सा? गोरखपुर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा कौन सा जिला हो जाएगा बोलेंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जो महोबा है, महोबा ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सी राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल की सीमा की बात करते हैं, 7 जिले जो ऐसे हैं, 7 जिले जो हमारे नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने जिले? 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है ये जो कुशीनगर है दोस्तों, कुशीनगर ये आपका सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, कुशीनगर जो है वो सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ, देखो कुशीनगर सीमा, बलरामपुर आपका सीमा साझा करता है। ठीक है, श्रावस्ती शामिल सीमा साझा करता है, लखीमपुर सीमा साझा करता है। एक आपका पीलीभीत हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? पीलीभीत जो है, पीलीभीत भी सीमा साझा करता है, याद रखेंगे। ठीक है, पीलीभीत हो गया। महाराजगंज सिद्धार्थनगर हो जाएंगे। कौन दोस्तों? महाराजगंज हो जाएगा, महाराजगंज। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद सिद्धार्थनगर, क्या नाम बोलेंगे? सिद्धार्थनगर हो जाएगा, याद रखेंगे दोस्तों। सिद्धार्थनगर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? सिद्धार्थनगर हो जाएगा। उसके बाद बहराइच भी याद रखेंगे। क्या दोस्तों? बहराइच भी याद रखेंगे। ठीक है, तो 7 जिले हो गए। 7 जिले ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ। क्लियर है? नेक्स्ट पर चलते हैं। जून 2023 में किसे जर्मन बुक ट्रेंड के शांति पुरस्कार का सम्मानित किया गया? ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि अब शायद ये आपके एग्जाम में ना आए। ये देखिए, पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है? यूपी से संबंधित तो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि शांतनु गुप्ता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शांतनु गुप्ता हो जाएगी। ठीक है, अजय टू योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राज्यवैद्य थे? कनिष्क के राज्यवैद्य कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखें, चरक जो है, आपने पढ़ा होगा, चरक जो थे वो कनिष्क के राज्यवंश थे। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और इनके द्वारा जो रचना की गई तो चरक संहिता लिखी। कौन दोस्तों? चरक संहिता लिखी गई थी, याद रखेंगे। चरक संहिता इनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। ये प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ के रूप में हमें जानने को मिलता है। कनिष्क से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये किस धर्म से संबंधित था? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस दोस्तों? बौद्ध धर्म से। और इसी के समय में, कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। कौन सी दोस्तों? चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। आप सभी को पता होगा कहाँ पर? कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में जो हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में वो आपकी जो चौथी बौद्ध संगीत हुई थी वो कनिष्क के समय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तमेरलेन ने 1998 में भारत पर आक्रमण किया था? तो आप सभी को पता है 1398 में जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था तो तुगलक वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? तुगलक वंश का। और तुगलक वंश में नसीरुद्दीन महमूद शासक कर रहा था। कौन दोस्तों? नसीरुद्दीन महमूद का शासन था। किसका? नसीरुद्दीन महमूद का शासक था। महमूद इसका शासन था, याद रखें, महमूद का शासन था। वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 किसके द्वारा चला? कहाँ चला गया? तो वाइकोम सत्याग्रह से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। ये आपके केरल में शुरू हुआ था। अगर राज्य पूछा था, केरल में शुरू हुआ था, याद रखेंगे। आंदोलन का नेतृत्व जो किया था टीके माधवन। क्या नाम दोस्तों हो जाएगा? टीके माधवन हो जाएगा। टीके माधवन हो जाएगा। कलपत्तन तथा केपी
केशव मेनन ने किया था। यह मुख्यतः छुआछूत के खिलाफ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, किसके खिलाफ था? क्वेश्चन सीधा पूछा जाए, वैकोम सत्याग्रह का संबंध किससे? तो क्या बोलेंगे? छुआछूत से संबंधित। किससे दोस्तों? छुआछूत से संबंधित था। छूत से संबंधित था, याद रखें, छुआछूत से संबंधित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि श्रद्धांजलि देने के लिए 23 मार्च को देश दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1931 को इनको फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी और उसी दिन से हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 मार्च को ये शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, क्या आपको पता है जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु थे, इनको किस आरोप में, कि कौन सा इन पर केस चला था? तो लाहौर षड्यंत्र केस। कौन सा दोस्तों? लाहौर षड्यंत्र। कई बार सीधा पूछा कौन सा इन पर केस चला था, तो क्या बोलेंगे? लाहौर षड्यंत्र, याद रखेंगे। कौन सा दोस्तों? लाहौर षड्यंत्र, याद रखेंगे। कौन सा? लाहौर षड्यंत्र था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें, लाहौर षड्यंत्र। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? भारत छोड़ो नामक आंदोलन जो था वो कहाँ से शुरू किया था, याद रखेंगे। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, मुंबई से, याद रखेंगे। 8 अगस्त 1942 को जो अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम कर रहे थे, उनकी अध्यक्षता में 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत नए सभी फिर इसमें नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया था। तो 8 अगस्त से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? नेपाल से सीमा नहीं लगती। नेपाल की सीमा की बात करते हैं। इस तरीके से अगर आप आएंगे, मान लिया ये भारत है, तो इस तरीके से जब आप आएंगे तो इस तरीके से हमें इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको नेपाल देखने को मिलता है। ठीक है, ये नेपाल। सबसे पहले यहाँ पर आएंगे उत्तराखंड देखने को मिलेगा। उत्तराखंड के बाद यूपी देखने को मिलेगा। यूपी के बाद आपको बिहार देखने को मिलेगा। कौन सा दोस्तों? बिहार हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया। और आपको पश्चिम बंगाल का क्षेत्र देखने को मिलता है। कौन दोस्तों? पश्चिम बंगाल का देखने को मिलता है। असम इससे सीमा साझा नहीं करता है। क्या दोस्तों? असम जो है वो इससे सीमा साझा नहीं करता है, याद रखें, असम सीमा साझा नहीं करता। और ये राज्य कौन सा आपका जो है? सिक्किम। ये कौन सा? सिक्किम हो जाए। तो 5 राज्य जो हैं वो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नेपाल से कितनी सीमा भारत साझा करता है, तो क्या बोलेंगे? 1751 किलोमीटर जो सीमा है वो नेपाल साझा करता है भारत से। किससे दोस्तों? भारत से कितनी? 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। असम इसमें शामिल नहीं। कौन कौन से? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है, समुद्री तट है, ये भी पूछ सकता है। तो सबसे नंबर 1 में आपका गुजरात आ जाता है। दूसरे नंबर में आपको याद रखना आंध्र प्रदेश की दूसरे नंबर में आ जाती है सीमा। आंध्र प्रदेश की दूसरे नंबर में सीमा आ जाती है, याद रखेंगे आंध्र प्रदेश की। अच्छा, सबसे छोटा भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो सबसे छोटा तो रटा होगा आपको गोवा है। सबसे छोटा कौन है? गोवा है, इसकी सीमा सबसे कम लगती है। किससे? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, अगले पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस एकमात्र झील पर स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। झील का नाम आपका डल झील हो जाएगा। ये आपका एकमात्र तैरता हुआ डाकघर पड़ता है, याद रखेंगे। ठीक है, और इसके उद्घाटन जो 2011 में इसकी स्थापना की गई थी, 2011 में इसका उद्घाटन किया गया था, याद रखेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज़्यादा वर्षा करता है, ऐसा क्यों है? देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे, दक्षिण पूर्वी पश्चिमी मानसून की बात करता है, यानी दक्षिण और फिर पश्चिम, यानी नीचे से और पश्चिम की बात करता है। तो कौन सा? ये वाला जो है मानसून, वो पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर क्यों वर्षा? भाई भारत किस तरीके से? इस तरीके से है, तो पूर्वी तट की बजाय पश्चिमी तट पर वर्षा क्यों करता है? इसका कारण क्या है भाई? सबसे पहले मानसून जब आता है, तो अगर इस तरीके से मानसून आता है तो इस वाले हिस्से पर सबसे पहले टकराता है, और ये हिस्सा जो आता है वो पश्चिमी भाग आता है। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा पड़ता है पूर्वी, और यहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेश देखने को मिलते हैं। कौन से? वृष्टि छाया प्रदेश। अगर ऑप्शन के अनुसार आप देखेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन दिए हैं, पश्चिमी घाट हवा को रोकती है जिससे बारिश होती है। भाई क्योंकि पश्चिमी घाट से वर्षा टकराती है और ये हवा को रोक लेती है, यहाँ पर वर्षा होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्या पौधों की सिंचाई के लिए निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत सकरी नलिकाओं को उपयोग किया जाता है, जिससे पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुँचते हैं? पानी सीधे क्या है? पौधों की जड़ों तक पहुँचता है। अब पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुँचने का कारण क्या है? छिड़काव विधि लाएंगे, सीढ़ीदार विधि। देखो, इसमें कौन सी? इसमें ड्रिप विधि लाई जाती है, जिसे टपक विधि कहा जाता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई पौधा होता है और पौधों में क्या है, डायरेक्ट बूंदों के टपकाया जाता है, जिससे क्या होता है, वो पानी जड़ों में पहुँच जाता है। इसे टपक या ड्रिप विधि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के ऊपर राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों के उपयोग और कर्तव्य के पालन के लिए उच्च न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, यानी कि उच्च न्यायालय के उत्तरदायी नहीं होंगे। देखो 352 आपको पता है आपातकाल से संबंधित, तो इसको आप हटा सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन अनुच्छेद 361 होगा। अनुच्छेद 361 में ऐसा प्रावधान किया गया कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं या राज्यों के प्रमुख का जो संरक्षण है, राज्यों के प्रमुखों का संरक्षण की बात करता है, यानी कि जो उनकी शक्तियां हैं और जो प्रयोग करते हैं तो उसके लिए ये न्यायालय में प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। तो अनुच्छेद 361 ऑप्शन नंबर सी की बात करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के संविधान निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है? देखो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की अगर बात करते हैं तो धर्म से अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 तीन जो अनुच्छेद हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। अनुच्छेद डी राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, 19 से 22 जो है वो बोलने का अधिकार यानी कि बोलने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, अनुच्छेद 23 से 24 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें बालाश्रम यानी बाल अधिकार से बालाश्रम की बात करते हैं, बालाश्रम के देखने को मिलता है। 14 से 18 में समानता का अधिकार मिलता है। कौन सा दोस्तों? समानता का अधिकार देखने को मिलता है। कौन सा समानता का अधिकार हमें यहाँ पर देखने को मिलता है? ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। दो राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? देखो दो राज्यों के जब भी विवाद होता है तो याद रखेंगे अनुच्छेद 131 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मूल ये प्रारंभिक मतलब मूल जो होती है इसके अंतर्गत आता है। इसलिए नहीं कि इसकी क्या है मौलिक है, और मौलिक जो अधिकार आते हैं वो अनुच्छेद 131 के अंतर्गत रखे जाते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 131 के अंतर्गत रखे जाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने ज़िले हैं? अब ये क्वेश्चन पूछ लिया, 2019 में बनाया गया तो याद रखेंगे इसमें 2 ही ज़िले हैं, एक आपका कारगिल है, एक आपका लेह है। कौन कौन से? पहला आपका कारगिल हो जाएगा, लद्दाख की बात करते हैं, कारगिल हो जाएगा, और आपका दूसरा कौन सा हो जाएगा? लेह। इसमें 2 ज़िले हैं, लेह हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन देश का अध्ययन करने के लिए किया गया। जो सच्चर समिति बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी? आपको पता होगा सच्चर समिति जो बनाई गई थी भारत में मुस्लिम समुदाय के सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, 2005 में अक्टूबर 2005 में दिल्ली हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे उनके 7 सदस्यीय समिति बनाई गई और इन्होंने 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2006 में इन्होंने क्या किया? रिपोर्ट प्रस्तुत की। और सचिव समिति बनाई कब गई थी? 2005 में अब ये बनाई गई थी, याद रखें 2005 में बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट। निवल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर या अप्रत्यक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष या उत्पादन होता है, इसका भी याद रखेंगे। तो ये क्या होता है? निवल जो होता है नेट होता है, नेट राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर क्या होता है? सी राइट आंसर होगा। ये राष्ट्रीय आय होती है। क्या होती है? राष्ट्रीय आय। देखो जीडीपी क्या होती है? जीडीपी जो होती है वो कुल में कुल आय जोड़ी जाती है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें निवल राष्ट्रीय उत्पाद की बात है, यानी कि एनएनपी की बात करता है। किसकी? एनएनपी की। और एनएनपी जो होता है उसे ही हम लोग राष्ट्रीय आय के रूप में जानते हैं। सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट को देखते हैं। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? जो लॉरेंज वक्र है वो क्या दर्शाता है? देखिए लॉरेंज वक्र जो होता है अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो लॉरेंज वक्र आय वितरण को दर्शाता है। कौन से? आय वितरण कहाँ है वो लॉरेंज वक्र दर्शाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का कितना हिस्सा होता है? देखो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में की गई थी, याद रखेंगे। तो सबसे पहले प्रथमा बैंक मुरादाबाद में बनी थी, आपको पता है। तो जो इसमें हिस्सेदारी आती है तो भारत सरकार इसमें जो सरकार लगाता है वो कितने? 50% सरकार लगाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद 35% जो पूंजी लगाती है 35%, तो 35% पूंजी ग्रामीण बैंक के लगाती है। कौन? जो ग्रामीण बैंक है वो 35% पूंजी लगाती हैं। शेष जो पूंजी आपकी 15% आती है, वो 15% जो पूंजी लगाई जाती है वो दोस्तों जो हिस्सेदारी होती है यानी कि प्रयोजक जो बैंकें होती है। कौन सी? प्रयोजक बैंक। जो प्रयोजक बैंक होती है उनके द्वारा 15% पूंजी लगाई जाती है, ये बात याद रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोस्तों देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो रेट क्या कह रहा है? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट निर्धारित करती है। ठीक है, रेपो रेट हो गया या रिवर्स रेपो, ये सभी जो निर्धारित करती है, याद रखेंगे। ये कौन निर्धारित करता है? आरबीआई निर्धारित करती है। कौन दोस्तों? आरबीआई, भारत की रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की निर्धारित करती है। आरबीआई के बारे में पता होना चाहिए आपको। 1934 का एक्ट था। एक्ट कब का था दोस्तों? 1934 का एक्ट था। स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल कब दोस्तों? 1 अप्रैल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। कब दोस्तों? 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ की गई? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ की गई? क्वेश्चन का राइट आंसर 1 मई 2016 होगा। क्या होगा? 1 मई 2016 को स्थापित मतलब शुरुआत की गई थी, याद रखेंगे। ठीक, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अच्छा, प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना था इसका 2.0 भी आया था। क्या दोस्तों? 2.0 आया था। ये कब आया था? ये 2021 में आया था, याद रखेंगे। 2021 में इसका 2.0 लॉन्च किया गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। गोल्डन हैंडशेक निम्नलिखित में से किस योजना का एक और नाम है? जो गोल्डन हैंडशेक है उसको क्या बोलते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना राइट आंसर बी होगा। ठीक है, याद रखें, बी क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं।
अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? जो अटल पेंशन योजना दी जाती है, याद रखेंगे, उसके लिए जो अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष निर्धारित की। कितनी? 40 वर्ष निर्धारित की गई। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? न्यूरॉन के लिए याद रखेंगे सेंटियागो रेमन वाई केजल ने। ठीक है, याद रखेंगे कब? 1906 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम बताएं। जो ऑस्कर पुरस्कार सबसे पहले इन्होंने जीता था। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एमिल जेनिंग्स ने जीता था। ठीक है, सी राइट आंसर होगा, एमिल जेनिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम के लिए पूछे जाएंगे। लोना शब्द का प्रयोग किस खेल से? स्टैटिक का ऐसा क्वेश्चन खूब ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कह रहा लोना शब्द का संबंध किससे? कबड्डी से है। किससे दोस्तों है? कबड्डी से। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। लोना का संबंध कबड्डी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष डेज के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष डेज के रूप में मनाया जाता है। तो क्या मनाया जाता है 11 जुलाई को? आप सभी को पता होगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जनसंख्या, विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करते हैं 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो क्या बोलेंगे? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पर्यावरण दिवस आपको पता होगा 5 जून को। कब दोस्तों? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जल दिवस की बात करते हैं तो 22 मार्च। कब दोस्तों? 22 मार्च। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला देखिए, प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसके द्वारा लिखा गया? किसने लिखा था, यह बताएंगे। ये दोस्तों किरण देसाई ने लिखा था। किसने दोस्तों? किरण देसाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्स्टर्डम की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम ये किसकी राजधानी है? तो एम्स्टर्डम जो है, याद रखेंगे, ये नीदरलैंड की राजधानी। किसकी? नीदरलैंड की। ठीक है, याद रखेंगे। इटली की राजधानी रोम हो जाएगी, रटी होनी चाहिए, आपको बहुत पूछी जाती है। यूनाइटेड अरब अमीरात, इसकी राजधानी अबू धाबी हो जाएगी। क्या दोस्तों? अबू धाबी। क्या हो जाएगी दोस्तों? अबू धाबी इसकी राजधानी हो जाएगी। उसके बाद दक्षिण कोरिया की सियोल हो जाएगी। क्या आ जाएगी इसकी राजधानी? सियोल हो जाएगी। इसकी राजधानी दोस्तों सियोल आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था? जो कॉन्टैक्ट लेंस होती है, इसकी खोज 1888 में की गई थी। 1888 में इसकी की गई थी। और कब की गई थी? एडोल्फ गैस्टन यूजन फिक के द्वारा। एडोल्फ गैस्टन यूजन फिक के द्वारा की गई थी। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। क्वेश्चन पसंद आए तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार आपको लिए यूपी पुलिस एग्जाम के लिए जीके जिसके ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे जो आपकी तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को पसंद आए होगी। शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।